जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट 2023 के लिए फिजिक्स। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कोणीय संवेग सर्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और ये आपके जो पहले यूनिट है फिजिक्स की, उसका आखिरी टॉपिक भी है। साथ ही ये आखिरी क्लास भी है। इसके बाद पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगा विथ एग्जांपल अच्छे से समझा के। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल्स जो 2016 में पूछे गए, 2018 में पूछे गए और जो 2022 में पूछे गए, सभी न्यूमेरिकल एक ही क्लास में अपन करेंगे। वो होगा अगली क्लास में। चलिए, तो आज अपने को पढ़ना है कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखो, आपके लिए हालांकि ये हो सकता है कि कोणीय संवेग संरक्षण एक नया शब्द हो सकता है, नया वर्ड हो सकता है, लेकिन संवेग संरक्षण कोई नया शब्द नहीं है। आपने पहले पढ़ा भी होगा, संवेग पढ़ा है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, P इक्वल टू mv पढ़ा है। संवेग यहां पर क्या है? कोणीय संवेग है, यानी कि पहले आपने पढ़ा था मोमेंटम पढ़ा था, यहां पर है एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब देखो, पहले तो सिंपल सी बात है, कोणीय संवेग में मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन को रटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से शब्द में बता दूंगा क्या चीज है, लेकिन फिर भी भाई हर चीज की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है फिजिक्स में, तो इसकी भी लिखते हैं कि किसी कण का घूर्णन अक्ष के परित घूर्णी संवेग उसका कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग को रैखिक संवेग का आगुण भी कहते हैं। कोणीय संवेग को रैखिक संवेग का आगुण भी कहते हैं। दूसरा कि भाई अगर इंग्लिश में बोलो तो रोटेशन मोमेंटम अराउंड ए एक्सिस कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन मोमेंटम अराउंड ए एक्सिस कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब बात ये आती है कि एक्चुअली में ये मोमेंटम है क्या। आपने पहले रैखिक गति में देखा होगा, रैखिक गति में लीनियर मोशन में, कि जब कोई पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका संवेग आता था p इक्वल टू mv। p इक्वल टू mv, चूंकि v क्या है यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो साफ बात है p भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि अदिश और सदिश का गुण हमेशा क्या होता है? सदिश होता है। बात क्लियर? उसी प्रकार ये तो है जब को पार्टिकल रेखीय गति करे, लीनियर मोशन करे। अगर वो रोटेशन मोशन कर रहा हो, ऐसे 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 रोटेट कर रहा हो, तब भी तो उसका कुछ संवेग आएगा, क्योंकि उसमें भी तो कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, ये रोटेट कर रहा तब भी तो कुछ मास है, तब भी उसमें कुछ वेलोसिटी है, वेग है। लेकिन अब इसमें क्या है? वेलोसिटी ओमेगा। कौन सा है? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग है ओमेगा। ठीक है, और यहां पर मास नहीं लेके जब अपन घूर्णन गति की बात करते हैं, रोटेशन मोशन की बात करते हैं, तो काम आता है अपने आई। ठीक है, तो यहां पर हो जाता है एक संवेग जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो उसको बोलते हैं आई ओमेगा। क्योंकि ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एल भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। देखो, ये होता है रेखीय संवेग, ये होता है कोणीय संवेग। समझ गए? जब कोई कण या पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा? p इक्वल टू mv। उसी प्रकार यदि कोई द्रव्यमान या मास कोई भी हो, ठीक है, यदि वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है किसी अक्ष के परित, ठीक है, और उसका उस अक्ष के अनुदिश जो जड़त्व गुण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो, तो उसका जो कोणीय संवेग होता है, वो कोणीय संवेग क्या होगा? एल होता है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं। ये जैसे कि मैंने ये बताया, ये क्या है? जैसे कि रिंग है, रिंग या चक्ति मान लो, ठीक है, इसको चक्ति मान लो, डिस्क मान लो। नॉर्मली अगर ऐसे भी ये कोई अक्ष है, इस एक्सिस के अराउंड एक मास है, एक द्रव्यमान है m द्रव्यमान, जो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसका मास m है, तो साफ बात है इसका यदि आपसे कोई पूछे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा L, तो L बराबर क्या होगा? आई ओमेगा। अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो L बराबर क्या होगा? आई ओमेगा। अब I क्या होगा? इसका जड़त्व गुण, यानी कि ये डिस्टेंस यदि r है तो ये जड़त्व गुण क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर ओमेगा। कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है, समझ गए? तो अगर आपको संवेग जानते हो तो कोणीय संवेग कुछ नहीं है कि यदि वस्तु घूम रही हो तब उसका जो संवेग होता है वो कहलाता है कोणीय संवेग। जब वस्तु ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा हो उस टाइम पे जो उसका संवेग होता है उसको बोलते हैं कोणीय संवेग।
एंगुलर मोमेंट। समझ गए? घूमती हुई वस्तु का संवेग कोणीय संवेग, रोटेशन करते हुए ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम। बस सिंपल सी बात है, इतना समझ लो, आपको ज्यादा डेफिनेशन के पीछे भागना भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से समझो मेन पॉइंट, ये एक अक्षीय सदिश राशि है, यानी कि एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? अक्षीय सदिश राशि, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी दिशा होती है वो घूर्णन तल के लंबवत तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश। इसकी जो दिशा है वो घूर्णन तल के लंबवत और घूर्णन अक्ष के अनुदिश। अब कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई एक एक्सेस है, ये एक्सेस, ठीक है, और कोई पार्टिकल घूम रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है इस तल में, तो घूर्णन का तल क्या हुआ? ये तल हुआ, तो इसकी जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी ना वो ऐसे लंबवत होगी। सेम ऐसे होगा, यदि कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपनी उंगलियों से घुमाओगे, ये देखो बाहर निकलती हुई दिशा। तो जिस डायरेक्शन में, मतलब ये समझ लो अपन जो मेथड अपन बल आघूर्ण निकालने के लिए करते थे, टॉर्क निकालने करते थे, वैसे के वैसे मेथड अपन इस कोणीय संवेग की डायरेक्शन निकालने के लिए भी काम में लेंगे। क्या करेंगे? अंगुलियों को मोड़ेंगे, जिस साइड घूम रहा है, तो जिस साइड वाला ये अंगूठा है, अंगूठा क्या शो करेगा? इसकी डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन देखो, यदि वो घूम रहा है तो जो घूमने वाला तल है, घूर्णन तल, उसके क्या लंबवत आ रही है, और जो घूर्णन अक्ष है ये अक्ष के अनुदिश, यानी कि जो जिस अक्ष के परिधि घूर्णन कर रहा है, जिस अक्ष के चारों ओर रोटेशन कर रहा है, उसकी तो डायरेक्शन में, जबकि जो तल है, ठीक है, उसके लंबवत दिशा होती है। समझ गए इसका मतलब? जिसकी दिशा घूर्णन तल के लंबवत तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश, ठीक है, घूर्णन तल के लंबवत तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश। घूर्णन तल मतलब यदि अगर ये मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो घूर्णन तल क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? अगर ऐसे घूम रहा है तो घूर्णन तल ये वाला हो गया, घूर्णन तल, ठीक। तो अब जैसे कि इसकी आप आपसे डायरेक्शन पूछे, दिशा जो दिशा है, तो ऐसे मोड़ोगे अंगुलियां, ऐसे घूम रहा है, अंगुलियों को ऐसे मोड़ोगे, ऐसे मोड़ोगे, अंगूठा ऊपर की तरफ, ऊपर वाली दिशा को शो करेगी एंगुलर मोमेंटम की दिशा को, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये देखो, ये दिशा क्या आ गई भाई? जिस अक्ष के अनुदिश घूम रहा है उस अक्ष के अनुदिश इस दिशा, ये अक्ष थी, इस अक्ष के अनुदिश घूम रहा था, ठीक है, तो ये वाली दिशा आई, ठीक है, और जो तल है इसके लंबवत आया। समझ गए? इसकी दिशा में इसके अनुदिश और जो तल है इसके लंबवत। बात क्लियर? ये पॉइंट खोपड़ी में घुस गया? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बता दी वीमा। तो वीमा आपको कभी भी रटना है नहीं, सिंपल सी बात, मैंने 100 बार बोला है, वीमा कभी नहीं रटना है, ठीक है। वीमा निकालना कैसे, तो वो सिंपल सा समझ लो भाई। आपको पता है कि वीमा के लिए क्या दिया हुआ है? अब इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है? L = I ओमेगा। तो अब इसको क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। टुकड़ों में मतलब आपको M, L और T में तोड़ना है, ठीक है। तो I को क्या लिख सकते हो आप? mr², ये होता है mr²/2 जो भी है वो, लेकिन आता क्या आखिर में? M और R का स्क्वायर आता है, ठीक है। अगर लंबाई है तो लंबाई का स्क्वायर आएगा, लेंथ का स्क्वायर। और इस ओमेगा है उसके लिए क्या होता है? रेडियन पर सेकंड, रेडियन यानी कि थीटा पर सेकंड। तो थीटा को तो छोड़ दो, इसको तो अपन लेते ही नहीं है, पर सेकंड आ जाएगा इसका। तो यहाँ देखो m का आ जाएगा m1 और r क्या लंबाई है, लेंथ, तो l2 और सेकंड मतलब t है, तो t ऊपर जाएगा t-1, क्या हो जाएगा? m1, ये देखो कोई नहीं मतलब m1 L2 t-1। समझ गए? इस थीटा को नहीं लेना है, ठीक है, थीटा को नहीं लेना है। थीटा को जब अपन वीमा लिखते हैं तो उसको मतलब काम में नहीं लिया जाता, ठीक है, उसको फॉर्मूले में शो नहीं करते वीमा वाले फॉर्मूले में। तो m1 L2 t-1 हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए, ये है कोणीय संवेग संरक्षण। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए, अब समझते हैं कि भाई कोणीय संवेग कैसे होता है, कैसे कैसे निकालते हैं। जिस प्रकार अपन बल आघूर्ण पढ़े थे, टॉर्क पढ़े थे, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, बिंदु के सापेक्ष और एक अक्ष के सापेक्ष, उसी प्रकार जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी होता है, दो टाइप से निकाल सकते हो आप, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू अक्ष और विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट, बिंदु के सापेक्ष। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहां पे कि भाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेस क्या होता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेस में कोई बड़ी बात नहीं, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेस में कोई वस्तु है, कोई वस्तु, ठीक है, जो इस अक्ष के अनुदिश घूम रही है, अक्ष के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है, और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है? कोणीय वेग से रोटेट कर रही है। कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रही है, उसका जो जड़त्व आघूर्ण है,
ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आई है, तो उसका जो एल होगा यानी कि एल यानी कि कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। समझ गए, यहां पर एल क्या है, अक्ष ए बी के कोणीय संवेग, यानी कि जो एल है ना वो है विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ए बी, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ए बी। यहाँ पे आई क्या है, इस ए बी एक्स के अंदर जड़त्व आघूर्ण आई है, वो इस ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और ओमेगा क्या है इसका, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंट। बात क्लियर, बात समझ गए। तो यानी कि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, और उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या है, आई है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, वो होगा एल इक्वल टू आई ओमेगा। जिस प्रकार P इक्वल टू एम वी होता है, उसी प्रकार L इक्वल टू आई ओमेगा। रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम की जगह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, जो मास है उसकी जगह आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। बात क्लियर। तो इससे, इस कंपैरिजन से भी आप समझ सकते हो, कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। मैंने ये चीजें कभी भी इनको रटने की कोशिश की नहीं, आप कंपैरिजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजें सीख जाओगे, अपने आप चल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक्सिस के सापेक्ष, अक्ष के रेस्पेक्ट में। अब बात आती है पॉइंट के सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। तो बिंदु के सापेक्ष में कैसा केस है, देखो, यदि आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है ए कोई बिंदु है और बी कोई बिंदु है, ठीक, ए कोई बिंदु और बी कोई बिंदु है। अब ये पी एक्चुअली में क्या है, पी है आपका रेखीय संवेग, यानी कि एम वी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, एम वी। तो अब देखो, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको यदि फॉर एग्जांपल की भी आपको इस ए पॉइंट के सापेक्ष पूछा है और यहां से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कैसे, ऐसे v वेलोसिटी से, जिसका द्रव्यमान m है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और आपको पूछ लिया कि इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या करो, आप इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या करो, आप क्या करो, इसका कोणीय संवेग निकालो, एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो देखो, इसके लिए जो लाइन मैंने बताई, इसको पहले भूल जाओ, इसको यहां देखो, मैंने क्या किया भाई कि ये कोई m मास का और v वेलोसिटी का, m मास और v वेलोसिटी, एक पार्टिकल कण है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम होगा, रेखीय संवेग होगा। तो रेखीय संवेग, तो ये बोल सकते हो कि आप रेखीय संवेग p के साथ एक कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है। समझ गए, कहने का मतलब ये हुआ कि रेखीय संवेग p के साथ एक कण क्या कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है। तो वो गति करता है, वो कहां से आ रहा है, कोई मतलब नहीं, कहां से पीछे से आ रहा है, कैसे, हमने उससे कोई मतलब नहीं। किसी ने ये बोल दिया कि अब इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो आप क्या करोगे एक्चुअली में कि भाई जो पॉइंट है, ये वाली लाइन, ये वाला, और जो स्थिति सदिश होगा, ये वाला वेक्टर, जहां जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, तो वहां जो थीटा बनेगा एंगल, उस थीटा का क्या करेंगे अपन, पी का लंबवत वाला घटक लेंगे। क्यों, क्योंकि भाई जो घुमाने का काम कौन करेगा, भाई जो रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग को कोणीय संवेग में कौन बदलेगा, तो घूमने की कंडीशन आएगी तब, तो घुमाने का काम कौन करेगा, ये वाला एंगल, कौन सा वाला, ये थीटा है, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, जबकि ये हो जाएगा पी साइन थीटा। बात क्लियर। तो अपने को इस वाले कंपोनेंट से मतलब होगा पी साइन थीटा, ठीक। तो यहां पर भी सेम चीज यही है, बस समझने के लिए बताया। ये है तो इसका एक पार्ट क्या आएगा, पी साइन थीटा, इस वाला भाग क्या आएगा, पी साइन थीटा, और इस वाला भाग, पास वाला भाग कॉस थीटा, ठीक। तो इससे अपने कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है सिर्फ इससे। तो ये हो जाएगा एक्चुअली में L इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, यानी कि जिस प्रकार आपके जो टाउ है वो क्या था, आर क्रॉस एफ था, आर क्रॉस एफ था, यानी कि जो बल था, बल से बल आघूर्ण बना, बल से क्या बना, बल आघूर्ण, फोर्स टू टॉर्क। उसी प्रकार संवेग से कोणीय संवेग, रेखीय संवेग से कोणीय संवेग, तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। समझ गए, रेखीय संवेग से कोणीय संवेग, यानी कि लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी, ये हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम फॉर्मूला है, और सेम टू सेम उसको समझने का
मेथड भी है, तरीका। हाँ, अपन ये सोच के चल रहे थे कि भाई फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ अपन ये समझ के चल रहे हैं कि कोई कण है वो पी मोमेंटम या संवेग के साथ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, तो उसका रेखीय संवेग सॉरी तो उसका जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, यानी कि R सदिश, R सदिश है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, और P क्या है, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। इन दोनों का क्या होगा, ये सदिश गुणा, क्या होगा, सदिश गुणा, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, अब जब आपको पता है कि सदिश गुणा को खोल के लिखते हो तो क्या होता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P sin थीटा, L इज इक्वल टू R क्रॉस P sin थीटा। अब देखो यहां जैसे कि R इस साइड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, R को देखोगे तो R ये जा रहा है, ठीक है, तो R से P की तरफ, R क्रॉस P, तो डायरेक्शन किस साइड आएगी, अंदर की तरफ। R से P की तरफ, R क्रॉस P, तो R से P की तरफ मुड़ो तो डायरेक्शन किस साइड, अंदर की तरफ। समझ गए? अब देखो सारा काम इसी हाथ से करना है, ठीक है, राइट हैंड, सब सारी चीजें, सारी डायरेक्शन, ये नहीं, हालांकि आपके वो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर नहीं है, नहीं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर होता ना आपके, तो उसको भी मैं सारे नियम, ठीक है, सारे नियम में इसी एंड से करवाता, ठीक है, सारे रूल इसी एंड से आप सब समझ जाते हो, सिर्फ एक हाथ से, और बिल्कुल कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे डायरेक्शन कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो R क्रॉस P, R से P की तरफ मोड़ लो, मैंने बताया था ना कि A क्रॉस B, A से B की ओर मोड़ना है तो अंगूठा जिस दिशा में जाए वो उसकी डायरेक्शन आएगी। अब इसकी जो वैल्यू है, ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू है, इसको आप क्या बोल सकते हो, L का मापांक, ठीक है, L वेक्टर का मापांक या मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन L बोल लेते हैं, तो RP sin थीटा। अब यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आप क्या करो, इस P का लंबवत घटक ले लो, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या फिर इस R का लंबवत घटक ले लो। समझ गए? अगर मैंने बताया ना कि पीछे बढ़ा के अपन ऐसे कुछ कर सकते हैं इसको, ठीक है, जब मैंने आपको बल आघूर्ण पढ़ाया था, टॉर्क पढ़ाया था, उसमें बताया था कि पीछे बढ़ा के ये वाला भी अपन निकाल सकते हैं। तो या तो आप क्या करो, इसका लंबवत ले लो घटक और P कर दो, या फिर इसका लंबवत घटक ले लो और R से गुणा कर दो। समझ गए? सिंपल सी बात है। अब देखो, चूंकि P बराबर क्या होता है, mv होता है, P इक्वल टू क्या होता है, mv, ठीक है, रेखीय संवेग द्रव्यमान इनटू वेग, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा mvr sin थीटा। P की जगह लिख दिया mv, तो mvr sin थीटा। अब यदि थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि आपको सिंपल सा ये पूछ लिया कि भाई ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहां से कोई मूव कर रहा है कण, v मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है रेखीय संवेग के साथ, तो इस ए बिंदु के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, अब ये स्थिति, ये कंडीशन बन रही है ऐसे ऐसे, तो इस ए के रेस्पेक्ट में जो आपको निकालना है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा, mvr, ठीक है, क्यों, क्योंकि थीटा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा mvr, तो L का एक फार्मूला क्या हो गया, एक mvr। समझ गए? यानी कि आपको m पता है, v पता है, और r से गुणा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, mvr। समझ गए? तो आप क्या कर सकते हो, कोणीय संवेग निकाल सकते हो। ये बात क्लियर? ठीक है। अब देखो, ये फार्मूला आपको पता रखना है, और ये जो मैंने जो तरीका ये बताया है ये भी पता रखना है, और आपको बिंदु के सापेक्ष जो मैंने समझाया वो भी सारी चीजें समझनी है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि मेन बात ये है कि सारे जो सवाल वगैरह बनते हैं ना, आगे भी जो पूछे जाएंगे वो इसके रेस्पेक्ट में पूछे जाएंगे, सब बता रहा हूं, सारे सवाल इसी के अराउंड ही बने। लेकिन ये भी एक पार्ट है इसका, पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी समझना जरूरी है। अब की बार सवाल इस पर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन अब तक जो चीजें पूछी गई है वो इसी बेस पे पूछी गई, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत थोड़ा बहुत ये हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी है। ये वाला जो बिंदु के सापेक्ष समझने के लिए वेक्टर वाले जो मैंने चैप्टर पढ़ाए थे, उनको यदि किसी ने पढ़ा है, अच्छे से ध्यान दिया है, तो उनको डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने उनको ध्यान नहीं दिया होगा तो शायद ये समझ में उतना ना आए, ठीक है। फिर भी ना आए तो एटलीस्ट L बराबर R क्रॉस P इतना तो ध्यान रखना ही है, और जब खोल के लिखोगे तो RP sin थीटा, ठीक है, यदि थीटा 90 हो और P की जगह अपन क्या लिख दे, mv लिख दे, तो L बराबर क्या हो जाएगा, mvr, L बराबर mvr। बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब तक पढ़ा अपन ने कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, अब पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और सवाल उसी पे बनते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक भी एक्चुअली में वही लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, तो सवाल उसी पे बनते हैं। लेकिन भाई
कोणीय संवेग संरक्षण सीखोगे कब? जब पहले तो आप कोणीय संवेग, पहले तो संवेग सीखोगे, तो मैं संवेग बताया, फिर कोणीय संवेग बताया, फिर उसका संरक्षण सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब समझते हैं अपना सबसे मेन टॉपिक, कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूं, रेखीय संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ये समझ में आपने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत जल्दी से समझ भी सकते हो, और ये समझ गए इसको, फिर उसके बाद इसको समझाना और भी आसान हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो रेखीय संवेग संरक्षण, तो अब देखो सिंपल सी बात है, पहले तो संवेग क्या होता है भाई, जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, संवेग होता है, संवेग होता है, ठीक है, सॉरी, संवेग और बल में संबंध क्या होता है, ठीक है, तो संवेग और बल में संबंध होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो क्या होता है, बल होता है। समझ गए, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। आपको पता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर बल, तो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब आपने ये भी पढ़ा था कि यहां से देखो ये बल क्यों हुआ, पहले तो ये बता देता हूं कि देखो डी बाई डी टी, चूंकि P कितना होता है, P की वैल्यू होती है एम वी, P की वैल्यू होती है एम वी। अब m क्या होता है, द्रव्यमान, अपन क्या मान के चलते हैं, नियत मान के चलते हैं कि कोई वस्तु है जिसका कोई द्रव्यमान है तो अपन क्या करेंगे, उसको नियत मानेंगे, भाई मोस्टली ये कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कोई टूट फूट ना हो, उससे बाहर ना निकले, तो नॉर्मली उसको द्रव्यमान क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा नियत रहेगा ही नहीं, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि भाई अगर कोई वस्तु गति कर रही है यहाँ से यहाँ, द्रव्यमान थोड़ी ना कुछ टूटेगा या वगैरह, जो भी है कुछ चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान उतना उतना रहेगा, तो द्रव्यमान को अपन नियत मान के चलते हैं। तो m बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, अंदर रह जाएगा dv बाई dt, और चूंकि आपको पता है dv बाई dt क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर जिसको बोलते हैं अल्फा, सॉरी a एक्सीलरेशन, और ma द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है, बल होता है। समझ गए, तो इसीलिए आता है F इक्वल टू ma। अब आपने पढ़ा होगा कि भाई जब यदि बाहरी बल शून्य हो, यदि F एक्सटर्नल कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा हो, तो क्या होगा, dp बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि F जीरो, F एक्सटर्नल जीरो, तो dp बाई dt इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, निकाय के अंदर वाला बल कुछ भी हो सकता है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, बाहरी बल शून्य होना चाहिए। समझ गए, संवेग में परिवर्तन कौन करता है, एक्चुअली बाहरी बल, वो कौन करता है, बाहरी बल। निकाय के अंदर कुछ भी बल हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बम है, ठीक है, बम फटता है, फट गया, तो वो किस कारण फटा, वो अंदर के बल के कारण फटा है, इंटरनल फोर्स के कारण फटा है, कोई बाहरी बल उसमें नहीं लगा है। समझ गए, उसमें कुछ अंदर का फोर्स लगा है, बाहरी बल नहीं लगा, तो उस केस में संवेग क्या रहेगा, संवेग तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, नहीं संवेग संरक्षण वहां लगेगा नहीं। कैसे, देखो चूंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो डीपी बाई डी टी बराबर एफ की चीज जीरो हो जाएगा, और चूंकि आपको पता है यदि डीपी बाई डी टी जीरो है, जीरो आता कब है, जब आप अवकलन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो शून्य कब आता है, जीरो कब आता है, जब ये वाली राशि क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत चीज हो। तो नियत चीज का जब भी अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या था, जीरो आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्या नियत है, नियत यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, जितनी पहले थी उतनी उतनी बाद में। ठीक है, ठीक है, यानी जितना जो पहले का संवेग था उतना का उतना बाद में, ठीक है, जितना बिफोर था, बिफोर जो मोमेंटम था उतना का उतना आफ्टर। समझ गए, मोमेंटम में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, जो संवेग पहले था वो का वो संवेग बाद में। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि यदि बाहरी बल ध्यान रखना, बाहरी बल, ठीक है, यदि बाहरी बल शून्य हो तो वस्तु का संवेग नियत रहता है, उसके संवेग में कुछ भी परिवर्तन नहीं रहता, उसके संवेग में कुछ भी परिवर्तन नहीं रहता, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके संवेग में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, जितना संवेग पहले था उतना उतना बाद में। बॉम्ब है, ठीक है, कोई बॉम्ब है, ठीक, अब जैसे कि बॉम्ब किसी ने फेंक दिया, बॉम्ब फेंका, बॉम्ब फेंकते ही वो आसमान में फट गया, उस बॉम्ब को यदि m मास का बॉम्ब था और v वेलोसिटी से फेंका गया था, तो उसके पहले उसका संवेग कितना था, mv था, पहले उसका संवेग mv था। अब ये क्या हो गया, तीन टुकड़ों में बढ़ गया, मान लिया कि तीन टुकड़ों में बढ़ गया, एक टुकड़ा m1, एक टुकड़ा m2 और एक टुकड़ा m3। ठीक है, तो अब
मैंने माना कि जो पहले वाले टुकड़े का वेग क्या v1 है, दूसरे वाले टुकड़े का वेग v2 प्लस तीसरे वाले टुकड़े का वेग v3, तो क्या होगा, जो संवेग में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, इन तीनों का संवेग, तीनों का जो मिला के संवेग है वो किसके बराबर होगा, इस mv के बराबर ही होगा। जो पहले जितना संवेग था उतना बाद में भी होना चाहिए, यानी कि mv बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। क्योंकि संवेग में परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 टुकड़े हुए, 3 टुकड़े किए किसने, किसी बाहरी बल ने नहीं किया। अगर इसी बम को आप हथौड़े से मार के या फिर कोई टुकड़े कर दे तो भाग और होती है, उस केस में संवेग बदल जाता है। वो हथौड़ा मारा, वो बाहरी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो हमेशा यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बाहरी बल 0 है, तो संवेग संरक्षित रहेगा। अब आ जाइए इस पे, सेम टू सेम चीजें, ठीक। कोणीय संवेग संरक्षण, तो पहले तो जो कोणीय संवेग है और बल आघूर्ण, तो टॉर्क के उसमें क्या संबंध है, तो देखो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, तो यानी कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा, dl बाई dt, टाउ बराबर dl बाई dt। अब यहां पर यदि बाहरी टॉर्क, ये होता है बाहरी बल आघूर्ण, बाहरी बल आघूर्ण, बाहरी बल आघूर्ण, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क यदि 0 है, बाहर से कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई बल आघूर्ण अप्लाई नहीं हो रहा, तो साफ बात है ये टाउ का मान 0, तो dl बाई dt इक्वल क्या हो जाएगा, 0। और चूंकि dl बाई dt 0 है, तो ये कब होगा, जब l की वैल्यू क्या होगी, नियत होगी, कांस्टेंट होगी, l इज ए कांस्टेंट। जब यदि आपको पता है, सिंपल सी बात है, यदि आप d बाई dt 3 करो, आपको ऐसे करते हो ना, d बाई dt 3, तो कितना 0 लिख दो, 0 लिख दो, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है, 3 ऐसी संख्या जो चेंज नहीं, 3 3 ही रहेगा, 3 कभी 30 नहीं बनेगा, समझ गए। आप ऐसे करते हो ना, आप जो पूछे कि d बाई dt t प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अब क्या करते हो, t का तो हो जाएगा 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। जबकि इस 3 का आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, 3 का क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो एक्चुअली में ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 एक्चुअली के कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है, नियत है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, आकलन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो इस केस में ये L नियत होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या कहने का मतलब है कि चेंज नहीं होगा, जिस प्रकार ये 3 3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसी प्रकार ये L L ही रहेगा, यानी जो पहले का कोणीय संवेग था, पहले का जो एंगुलर मोमेंटम था, वो का वो बाद का भी एंगुलर मोमेंटम रहेगा, यानी कि L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। अब देखो L आपको पता क्या होता है, I1 ओमेगा, तो इसको पहली कंडीशन आप लिख सकते हो I1 ओमेगा 1, उसी प्रकार दूसरी कंडीशन में I2 ओमेगा 2, समझ गए, ये दूसरी कंडीशन ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ये होता है कोणीय संवेग संरक्षण। और इस पे एक फेमस एग्जांपल भी है, पिछली बार सवाल भी आया था कि जो सूर्य के चारों ओर जो क्या है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे उपग्रह ग्रह जो भी है, ठीक है, वो चक्कर लगाते हैं, तो वो किस कारण लगाते हैं, उसमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम काम करता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम काम करता है। वो कैसे करता है, चलिए इसको समझते हैं, उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद अपन जंप करेंगे न्यूमेरिकल पर, फिर थ्योरी अपने खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो देखो, जो सौर मंडल है में उपग्रह की जो गति है, उपग्रह की गति, सौर मंडल में उपग्रह की गति कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है, एक प्रकार से कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। रीजन क्या होता है एक्चुअली में, ये लिख लेना लाइन। अब जैसे कि सन है, ये क्या सन है, सूर्य है, ठीक, इसके चारों ओर बहुत सारे जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं पृथ्वी, अपना अर्थ, ठीक है, अपने अर्थ को ले लेते हैं। तो क्या होता है, अर्थ क्या करती है, इसमें जो दीर्घवृत्ताकार जो कक्ष है, अंडाकार, यानी डायरेक्ट गोल तो होता नहीं है, जो चक्कर लगाने की जो होती है कक्षा डायरेक्ट गोल तो होती नहीं है, ठीक है, सर्कल तो होती नहीं है, वो होती है दीर्घवृत्ताकार टाइप। तो दीर्घवृत्ताकार टाइप में होती है, तो उस कंडीशन में होता क्या है
आप देखोगे तो उस कंडीशन में ये सन है, दीर्घवृत्ताकार यानी कि ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये कोई अर्थ है, ये अपना अर्थ है, सॉरी मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये अर्थ है, ये करिए रोटेट। तो अब देखो ये वाली डिस्टेंस ये है कम है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है। ये दीर्घवृत्ताकार का मतलब ये होता है, एक तो होता है सर्किल जिसमें सभी आर होते हैं, ये सारे डायरेक्शन क्या होते हैं आर आर आर, लेकिन दीर्घवृत्ताकार में क्या होता है ऐसे होता है, ठीक है। यदि ए है ये बी है, ठीक है, यानी कि बी बड़ा होगा ए से या फिर ए बड़ा होगा बी से, ऐसी कुछ कंडीशन बनती है, ठीक है। तो यहां पे जब ये आता है तो एक्चुअली में देखो यहां पे आने पर इसका जो वेग है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, यहां पर आने पर वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और यहां पर क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि भाई जब यहां पर है तो पास में है, पास में है तो साफ बात है आई बराबर क्या होता है एम आर स्क्वायर एक्चुअली में। तो यदि जो अर्थ है उसका मास क्या द्रव्यमान m है, ये डिस्टेंस यदि r है तो r यहां पर छोटा है, तो i का मान क्या होगा यहां पर i का मान घटेगा, i का मान रहेगा कम, और यहां पर जाओगे तो एक्चुअली में आपके i का मान बढ़ेगा क्योंकि r बढ़ रहा है, ये r डिस्टेंस बढ़ रही है, एम आर स्क्वायर से यहां पर i का मान बढ़ेगा, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुल मिलाकर जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा, यानी कि P इनिशियल, यहां पर L की बात कर रहे हैं, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, यानी कि I1 ओमेगा I2 ओमेगा 2। यहां पर देखो यदि मैं इस कंडीशन को 1 मानूं, इसको 1 मानूं, इस कंडीशन को 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो यदि यहां पर पृथ्वी यदि इस स्थिति में तो उसका ये वेग बढ़ जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा घटेगा, और जब इस कंडीशन में जाएगी तो इसका कोणीय वेग घटेगा, जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा, कुल मिलाकर ये वैल्यू सेम रहेगी, समझ गए। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 हमेशा रहेगा, बस कंडीशन ये है कि एक बार एक चीज अगर ये घट रहा है ये बढ़ेगा, और यहां पर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, समझ गए बात क्लियर। तो ये फेमस एग्जांपल है सौर मंडल में उपग्रह की गति कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। जो सौर मंडल में उपग्रह की गति है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है, सन के अराउंड जो अर्थ का जो रोटेशन है वो भी किस पे बेस्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। चलिए अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब देखो अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। पहला एक न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है कि एक डिस्क है, ठीक है, जो किसी एक्सेस ए बी के अराउंड घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग के साथ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है, जिसका मास क्या है m है, रेडियस क्या है r है। अब आपको पूछा कि इसका कोणीय संवेग ज्ञात करना है, कोणीय संवेग यानी कि L ज्ञात करना है। L बराबर क्या होता है, L इक्वल टू I ओमेगा। I क्या होगा, इस शक्ति के लिए बात करोगे डिस्क के लिए तो क्या होगा mr स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा ओमेगा दिया हुआ है तो L बराबर क्या हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा बाय 2। बात क्लियर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ओमेगा ओमेगा दिया हुआ है, I सिर्फ निकालना था। I आपको पता है डिस्क के लिए क्या होता है mr स्क्वायर बाय 2, शक्ति के लिए क्या होता है mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा। अब शानदार सवाल ये आ गया, ये तो था कोणीय संवेग का सवाल, ये है कोणीय संवेग संरक्षण का सवाल, और एग्जाम में यही सवाल ज्यादा आने की संभावना है, कोणीय संवेग संरक्षण की, बेसिक है, इसको पढ़ना जरूरी है। देखो क्या कह रहे हैं, m द्रव्यमान व r त्रिज्या की शक्ति ओमेगा नॉट कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, यानी कि वो डिस्क है, ठीक है, m मास की, m द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या दिया हुआ स्मॉल m, और जो त्रिज्या वो दी हुई r है, ठीक है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या की शक्ति ओमेगा नॉट कोणीय वेग से, ओमेगा नॉट कोणीय वेग से क्या कर रही है घूर्णन कर रही है। यदि इसके किनारे पर एक बिंदु द्रव्यमान यानी कि पॉइंट मास, उसके किनारे पर एक पॉइंट मास बिंदु द्रव्यमान यानी कि पॉइंट मास m धीरे से चिपका दिया जाता है। देखो कहने का मतलब क्या है, फिर से समझो, m द्रव्यमान व r त्रिज्या, ठीक है, m मास और r रेडियस की क्या डिस्क है, जो क्या ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन कर रही है एक एक्सिस के अराउंड, ठीक। अब इसके किनारे पे धीरे से एक बिंदु द्रव्यमान यानी कि पॉइंट मास m धीरे से चिपका दिया, यहां पे क्या कर दिया m करके पॉइंट मास यहां पे धीरे से
चिपका दिया तो चकती का नया घूर्णन वेग ज्ञात करो। तो इस चकती का न्यू वेलोसिटी क्या होगी, इसके चिपकाने के बाद नई वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि पहले तो खुद चकती घूम रही थी, अब चकती के साथ ये एम द्रव्यमान भी साथ में घूमेगा, तो उस स्थिति में नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, नया कोणीय वेग क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इस प्रकार के जो भी सवाल आएंगे ना, यहाँ पे हमेशा एक वर्ड आएगा धीरे से या फिर शांति से, जो भी है। ये जो धीरे से शब्द है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। धीरे से मतलब ये है कि आपने बिल्कुल ऐसे धीरे से रखा है कि इस पर कोई भी बाहरी बल आघूर्ण नहीं लगे, समझ गए। आपने इसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे शांति से घूम रहा था, शांति से रख दिया ऐसे, ताकि इसके ऊपर कोई भी आपके हाथ या उंगली की वजह से बाहरी बल आघूर्ण नहीं लगा, समझ गए। एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड नहीं हुआ। तो यदि एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। यानी कि जो L यदि पहली स्थिति में था वो कब होगा, L दूसरी स्थिति में, ठीक है। L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि L इनिशियल यानी कि यदि पहली बार यदि I1 ओमेगा 1 था तो दूसरी बार हो जाएगा I2 ओमेगा 2। अब देखो संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब ये कि धीरे से रखा मतलब हमेशा एक कंडीशन आएगी कि एक्सटर्नल टॉर्क बाहरी बल आघूर्ण शून्य, बाहरी बल आघूर्ण शून्य, तो सब संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, उसका कंजर्वेशन होगा, और कंजर्वेशन होगा तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब इन सभी की वैल्यू रख दो। अब देखो आपको ओमेगा 1 दिया हुआ है, पहली कंडीशन में कितना दिया हुआ है, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, ठीक है, बात क्लियर, ठीक, बराबर। हाँ, ये मैंने गैप छोड़ा है, क्यों छोड़ा है आप समझो। और ओमेगा 2 यानी कि जो नया वाला, तो अपन मान लेते हैं कि नया वाला जो लास्ट कंडीशन में बन रहा है, ये दिख नहीं रहा ना, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा या लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, चलिए कि भाई जो पहले तो लिख लेते हैं I1, चलो पहली स्थिति में I1 लिखते हैं। तो I1 में उसके पहली स्थिति में क्या था, सिर्फ कौन घूम रहा था, चक्की घूम रही थी। तो उस निकाय का जो जड़ता गुण है, इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, ओनली फॉर जो चक्की के कारण होगा वो होगा। तो यानी कि वो क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। यहां लिख दो mr स्क्वायर बाय 2, जो डिस्क के कारण, इनटू ओमेगा 1 कितना था, ओमेगा नॉट था, बात क्लियर। अब दूसरी कंडीशन में I2 क्या होगा, अब देखो, अब दूसरी कंडीशन में एक छोटा सा द्रव्यमान और जुड़ गया, ठीक है। तो चक्ति का तो आएगा ही, जब सिस्टम का निकालोगे, पूरे निकाय का निकालोगे तो चक्ति का तो आएगा ही, साथ में इसका और जुड़ गया। तो इसकी लेंथ कितनी है, आपने कहा रखा है किनारे पे, किनारे पर चिपका दिया जाता है। तो ये लंबाई कितनी है, R है, ये हो जाएगा mr स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। कोई द्रव्यमान है और ये R दूरी पर है, m द्रव्यमान है, तो और घूर्णन कर रहा तो क्या होता है, इसका mr स्क्वायर ही होता है, I इक्वल टू mr स्क्वायर। और दूसरे केस में मैंने माना कि जो एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी आ रही है, ओमेगा, जो अपने को निकालना है, ठीक। यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट, और ये हो जाएगा mr स्क्वायर 1/2, ये हो जाएगा 3/2, कुल मिला के कितना हो जाएगा, एक और आधा 1.5 होगा mr स्क्वायर ओमेगा, ठीक। mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट बाय 3, ओमेगा बराबर कितना आएगा, ओमेगा नॉट बाय 3। अगर मजा आया हो लाइक ठोक देना, ठीक है। सवाल इसी टाइप के आएंगे मोस्टली आपके, ठीक है, या फिर इसी टाइप के नहीं आएंगे तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आपसे पूछ लेंगे कि यदि आई बड़ा है तो क्या होगा। देखो यहां से आप देखो, बात समझ लो, इस केस में क्या हो रहा है, संवेग सुरक्षित रहेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का हमेशा कंजर्वेशन होगा। पहली वाली स्थिति में क्या था कि यदि अपना जो ओमेगा नॉट था, ये यानी कि ये पहली वाली स्थिति में ज्यादा था, ये यहाँ पे हो गया कम, ठीक है। तो साफ बात है दूसरी वाली स्थिति में ये बढ़ेगा और ये घटना है, यानी कि कुल मिला के ये पहली वाली स्थिति में अपने क्या था, आई की वैल्यू कम थी, ओमेगा की वैल्यू ज्यादा थी। अब दूसरी वाली कंडीशन में क्या हो गया, आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि आई ओमेगा का मान हमेशा नियत रहेगा, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, यदि कोणीय वेग बढ़ रहा है तो जड़त्व आघूर्ण घटेगा, और यदि जड़त्व आघूर्ण बढ़ रहा है तो कोणीय वेग घटेगा। दोनों को ऐसे एडजस्ट करना है कि जो वैल्यू है आई ओमेगा वो क्या रहे, नियत रहे, समझ गए, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब देखिए एक एग्जांपल,
फिर से ये भी बहुत ही दासु एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है कि भाई ओमेगा नॉट कोणीय वेग से घूमते हुए निकाय में छड़ के अंदर की ओर, छड़ घूमते हुए निकाय में छड़ यदि अंदर की ओर गिर जाती है, इससे छड़ का दूसरा सिरा अक्ष तक पहुंच जाता है, तो निकाय का नया कोणीय वेग ज्ञात करो। पहले तो इसको समझ लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे है क्या, ये क्या है, चकती है, डिस्क है, ये आपको डिस्क दी हुई है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है, रेडियस कितनी, r है। इस डिस्क के किनारे पर, यहाँ पर क्या पर, किनारे पर एक रॉड छड़ ऐसे रखी हुई है, ऐसे, मतलब डिस्क कैसे है, तो छोट जो रॉड है वो ऐसे रखी हुई है इसके किनारे पर, ठीक है। ये रॉड m मास की रॉड किनारे पे ऐसे रखी हुई है, जिसकी लंबाई है वो इसकी रेडियस के बराबर है। इसकी जो लंबाई है ना l, इसके बराबर है, r के बराबर है। अब ये पूरा निकाय स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, ओमेगा नॉट कोणीय वेग से घूम रहा है। अब क्या होता है कि अचानक ये जो छड़ है ये ऐसे अंदर गिर जाती है। कहने का मतलब ये है कि स्थिति कैसी हो जाती है, ये छड़ ऐसे अंदर गिर जाती है, मतलब ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ठीक है। छड़ ये ऐसे ऐसे ये छड़ गिर जाती है यहां से। तो इस स्थिति में निकाय का नया कोणीय वेग ओमेगा क्या होगा, वो आपको निकालना है। तो देखो, पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि ये एक निकाय है, ये क्या पूरा एक सिस्टम है। तो जो जब ये छड़ गिरेगी, तो गिरने के कारण जो भी घटना होगी, जो भी बल फोर्स वगैरह जो भी लगेगा, तो निकाय का आंतरिक मामला है, कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा, कोई भी बाहरी टॉर्क नहीं लग रहा, एक्सटर्नल बल आघूर्ण नहीं लग रहा, ठीक है। ये क्या निकाय का आंतरिक मामला है, अंदर का मामला है, समझ गए। तो निकाय के अंदर का मामला है भाई, आंतरिक टॉर्क है, इंटरनल बल आघूर्ण है, ठीक है, इंटरनल टॉर्क है। तो इसका जो संवेग है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। लिख लेना कि चूंकि जब छड़ गिर रही है तो कोई भी बाहरी बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। संवेग सुरक्षित यानी कि L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, यानी कि L जो पहली वाली कंडीशन में था वो क्या रहेगा, L दूसरी वाली कंडीशन में भी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहां से आप क्या लिख सकते हो, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब देखो पहली कंडीशन में क्या होगा, I1, ध्यान से देखना, पहली कंडीशन में क्या क्या है इसमें, एक तो है चक्ति, तो चक्ति का लिख दो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस ये रॉड है। अब देखो रॉड यहां पर सारा जो रॉड का पूरा मास है, वो पूरा मास देखो, इसको यदि दबा दो पूरे द्रव्यमान को, तो यहां पे एक m मास बन जाता है। सारा मास ये कितनी दूरी पर है, सारा मास कितनी दूरी पर है, r दूरी पर ये, ठीक है। यदि द्रव्यमान का ये हिस्सा तो भी r दूरी पर, ये हिस्सा r दूरी पर, पूरा का पूरा द्रव्यमान कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। पूरा द्रव्यमान यहां से अक्ष से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, इस अक्ष से r डिस्टेंस पे है। तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mr स्क्वायर, क्योंकि पूरा पूरा मास m, इससे r डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा mr स्क्वायर। पहले कंडीशन में ओमेगा 1 कितना था, ओमेगा नॉट था, ठीक। अब बात आती है दूसरी कंडीशन में। तो दूसरी कंडीशन में शक्ति में तो कुछ हुआ नहीं है, शक्ति के लिए तो वो क्या आएगा, mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन छड़ वाले केस में चेंज हो जाएगा। छड़ अब कैसे गिर गई, ऐसे गिर गई। तो अब ये ऐसा केस हो गया कि जहां पे ये लंबाई इसकी क्या है, अगर l बराबर r है तो l की इसकी r लिख दूं, तो आपको पता है क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3 होता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3 होता है ना ऐसी रॉड के लिए, अगर ये वाली अक्ष है और ये रॉड है, छड़ है, तो ml स्क्वायर बाय 3, लेकिन l की जगह क्या r है, ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 3, हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 3। और ये आपको नया वाला ओमेगा आपको ये निकालना है, बस ये लिख दिया, उसके बाद काम आपका आसान हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, एक और आधा यानी कि 1.5 ओमेगा नॉट। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, ठीक है, 5/6, 5/6 mr स्क्वायर ओमेगा, 5/6 mr स्क्वायर ओमेगा। अब देखो यहां से mr स्क्वायर से mr स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है। और 2 से ये काटो 3 बार, ठीक है, 3 3 9, 9/5, तो यानी कि ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, 9/5 ओमेगा नॉट, कितना जाएगा, 9/5 ओमेगा नॉट। सारा एग्जांपल इसी टाइप के आएंगे, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, बस सिंपल सी बात है। यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, और यदि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। दोनों का गुणा हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा के रखनी, ठीक है। इस केस में भी देख लो, जब पहले ये बाहर था तो क्या था, इसका जो जड़त्व आघूर्ण था वो ज्यादा था, यहां जड़त्व आघूर्ण कम हो गया, 3 से भाग हो गया। तो यहां पर जो इस केस में देखो, इस केस में यदि जड़त्व आघूर्ण ज्यादा था, ठीक है, इस केस में यदि देखो
mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ओमेगा नॉट आ गया। दूसरे वाले केस में देखो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9/5 ओमेगा नॉट हो जाएगा। समझ गए, यानी कि वैल्यू यहाँ पर ये ओमेगा नॉट था, यहाँ पर देखो 9/5 यानी कि क्या हो जाएगा लगभग ये कितना होगा, ठीक है 9 में 5 का भाग दो, ठीक 16.80 और लगभग 18.90, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1.8 ओमेगा नॉट, यानी कि ये 1.8 गुणा हो गया, 1.8 गुणा, क्योंकि पहले क्या था ओमेगा नॉट ही था। यहां पर ये ओमेगा नॉट क्या हो गया, ओमेगा नॉट यहाँ कम, यहां पर ये क्या था, ये ज्यादा था, क्योंकि यहां पर जो जड़त्व आघूर्ण है वो कम हो गया, ये ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई 1.8 ओमेगा नॉट। समझ गए, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, आई ओमेगा का गुणा हमेशा नियत रहेगा। ये सिंपल सी बात अपने खोपड़ी में रख ली आपको। चलिए अब देखो आखिरी सवाल आज की क्लास का भी, इस टॉपिक का भी और इस पहली यूनिट का भी, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे मैं लैंग्वेज में आपको बता देता हूं वो क्या रहा है एक्चुअली में। ये कोई डांसर है, जो लड़की है डांस कर रही है, ठीक है। कैसे डांस कर रही है, घूमते हुए, एक अक्स पे घूमते हुए डांस नहीं करती लड़कियां, कैसे घूमते हुए डांस कर रही है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो पहली स्थिति में जो घूम रही है तो उसका वेग कितना है 20, जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग कितना है 20 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड, और उसका जो जड़त्व आघूर्ण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब वो पहली स्थिति में जो घूर्णन कर रही है, जो डांस करते हुए जो घूर्णन कर रही है, घूम रही है, ठीक है, डांस करते हुए घूम रही है, तो उसके हाथ कैसे सिकुड़े हुए, हाथ कैसे सिकुड़े हुए, ठीक है। जबकि दूसरे केस में वो क्या कर लेती है, एकदम से हाथों को ऐसे कर लेती है, फिर ऐसे करके घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। पहले केस में बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है, दूसरे केस में ऐसे हाथों को चौड़ा करके फिर घूमती है। तो जैसे ही वो हाथों को लंबा करके घूमती है, उसका वेग घट के क्या हो जाता है 10 रेडियन पर सेकंड हो जाता है। तो चूंकि वेग घट के 10 रेडियन पर सेकंड हुआ है, तो नया आई क्या होगा, इसका नया जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ठीक है, वो आपको ज्ञात करना है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें है क्या लॉजिक, इसमें भी हमेशा क्या होगा, संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, L1 = L2 या फिर L इनिशियल = L फाइनल। अब देखो पहली स्थिति में I1 ओमेगा 1, दूसरी स्थिति में I2 ओमेगा 2, ठीक है। पहली स्थिति में I1 कितना दिया हुआ है, I ओमेगा 1 कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। दूसरी स्थिति का आपको I निकालना है, ठीक है, I न्यू जो भी आपसे पूछा है, ठीक है, I न्यू वाला, चलिए इसको I2 बोल देते हो, ठीक है। I2 ज्ञात करना है, ओमेगा 2 कितना आ गया 10, यहां से कितना आ जाएगा I2 = आ जाएगा, I2 = आ जाएगा 2I, यानी कि दुगुना, यानी कि क्या है, तो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण दुगुना हो जाएगा। अब ये हुआ क्या, यहाँ पर चीज क्या हुई, माजरा क्या है एक्चुअली में, तो मैं आपको बताऊं भाई। पहली स्थिति में जब ये घूम रही थी, इसका वेग कितना था 20 था, 20 रेडियन पर सेकंड। अब इसके हाथ यहाँ पर थे, अब फॉर एग्जाम्पल मान लिया इसका एक हाथ यदि m मास का है, दूसरा हाथ भी कितने m मास का है, तो पहले तो इसका पूरा मास यदि ये एक्सेस थी इसके राउंड घूमना, तो ये मान लो ये चलो ये कुछ भी दूरी है, चलो 5 सेंटीमीटर मान लो, 5 से 10 सेंटीमीटर मान लो, चलो 10, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही इसने हाथों को ऐसे किया तो भाई दरिमान, यहाँ वाला दरिमान था वो तो चलो यहाँ आ गया, यहाँ वाला दरिमान यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, ऐसे हो गया, ये दरिमान शिफ्ट हो गया, जो दरिमान यहाँ था वो यहाँ हो गया। तो जो दरिमान जब अक्ष से दूर जाएगा, मास अक्ष से दूर जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, आई का मान बढ़ेगा भाई। दरिमान यदि अक्ष से दूर जाएगा तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा, सब बात है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का मान ही क्या होता है हमारे स्क्वायर, जहां आर क्या होता है अक्ष से दूरी, यदि अक्ष से दूरी बढ़ रही है जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा। तो साफ बात है भाई, घूमते हुए उसने हाथ फैला दिए तो क्या होगा, जैसे जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो साफ बात है इस वेलोसिटी को घटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी बाहरी बल आघूर्ण नहीं लग रहा, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, समझ गए। तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, बाहरी बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, तो संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व होगा, संवेग का हमेशा क्या होगा, संरक्षण होगा। तो जो संवेग पहले था होता है संवेग बाद में। अब संवेग की वैल्यू क्या होती है, आई ओमेगा, उसकी वैल्यू होनी चाहिए नियत कांस्टेंट। तो यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा।
समझ गए? तो जैसे ही ये इस पे शिफ्ट होगा तो ये वेलोसिटी यदि डिक्रीज हुई है तो साफ बात है ये बढ़ेगा, समझ गए? और यदि ये बढ़ा है तो इसको घटना ही पड़ेगा, समझ गए? कहने का मतलब ये है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार आपको सवाल उल्टा भी पूछ लेंगे, ऐसे इस वाली कंडीशन में देंगे और इस वाली कंडीशन में पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना जब हाथ अपने यहां से दूर है तब इस केस में मेरा जड़त्व आघूर्ण इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, लेकिन हाथ यदि पास में आ गए तो जड़त्व आघूर्ण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम है। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान है वो एक्सिस के पास आ गया, नजदीक आ गया, आर की वैल्यू घट गई तो जड़त्व आघूर्ण कम हो गया, समझ गए? जैसे ही दूर किया जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया। बात क्लियर? चलिए, तो यहां पर ये यूनिट होती है खत्म, और अगली क्लास में अपन लेंगे न्यूमेरिकल सारे जो इस पहले वाली यूनिट से संबंधित पूछे गए हैं 2016 से लगाकर 2022 तक के लैब असिस्टेंट के सभी एग्जाम में, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे अपन कवर करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। कौन से वाले? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस यूनिट के संवेग, संरक्षण, बल आघूर्ण यानी कि दृढ़ पिंड गति की, रिजिड बॉडी वाले चैप्टर। चलिए, थैंक यू सो मच।